हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं डिडक्शन की फिफ्थ वीडियो। ये अपनी इसकी लास्ट वीडियो है जिसमें हम कवर कर रहे हैं इनकम बेस्ड डिडक्शंस का पार्ट, जिसमें सबसे पहली डिडक्शन है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डबल जे ए इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस ऑफ कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। देखिए, वेस्ट है दो टाइप का है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर बोलूँ तो आपको पता है, जैसे वेजिटेबल्स हो गई, वेजिटेबल्स की वेस्ट हो गए। एनिमल एक्सक्रीटा, जैसे काउडंग, गाय का गोबर की बात करते हैं, या उनके मल की बात करते हैं, तो उनको क्या कर सकते हैं, डीकम्पोज कर सकते हैं, डिग्रेड कर सकते हैं, यानी उनको आप ब्रोक कर सकते हो और जनरली उसका यूज़ कर सकते हो। खाद बनाने में वो काम आ जाती है, पेस्टिसाइड्स के लिए काम आ जाती है, पावर जनरेट करने में काम आ जाती है। तो इस तरीके से उसका यूज़ कर सकते हो। तो आपने जो भी प्रॉफिट कमाया उसकी 100% डिडक्शन मिल जाएगी कंजिक्यूटिव 5 ईयर्स तक। जैसे ही आपने बिजनेस स्टार्ट किया उनके 5 सालों तक आपको 100% प्रॉफिट की डिडक्शन मिलेगी। एक होता है नॉन बायो डिग्रेडेबल वेस्ट। जनरली वो क्या होता है, देखिए प्लास्टिक का यूज़ करते हो आपको पता है कि प्लास्टिक अगर आपने फेंका, प्लास्टिक की थैलियाँ फेंकी, तो वो मिट्टी में नहीं मिलती। आपको पता है कि गोबर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, या वेजिटेबल वेस्ट की बात कर रहा हूँ, या फ्रूट्स आप खाते हो तो उनके छिलके क्या करते हो, स्किन जो भी होती है वो फेंक देते हो, तो आपको पता है कि वो अपने आप मिट्टी में मिल जाती है। तो आपको पता है कि वो डीकम्पोज हो जाती है नेचुरली। लेकिन आपको पता है कि जो चीज़ें नेचुरली डीकम्पोज नहीं हो पाती वो पॉल्यूशन फैलाती है। ठीक है, जानवरों को भी नुकसान पहुंचता है अगर वो थैलिए खा लेते हैं, प्लास्टिक की चीज़ें खा लेते हैं। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो भी सिंथेटिक वेस्ट है, जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, वो डीकम्पोज नहीं हो सकता, वो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है, पॉल्यूशन फैलाता है। तो उसको रीयूज़ किया जा सकता है, पर वो नेचुरली नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो बायोडिग्रेडेबल है वो नेचुरली डीकम्पोज हो रहा है, इसके लिए कोई एफर्ट ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं हो रही। लेकिन आपको पता है कि इनको कलेक्ट करना और प्रोसेस करना और इनके थ्रू खाद बनाना, पावर जनरेट करने का काम करना, बायोगैस बनाना, पेस्टिसाइड बनाना, बायो पेस्टिसाइड बोलते हैं, ठीक है, या कोई भी बायोलॉजिकल एजेंट बनाना, तो उस केस में आपका बिजनेस है तो आपको प्रॉफिट पे 100% डिडक्शन मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये बोल रहा है एप्लीकेबल टू ऑल असेसी, चाहे कोई भी हो। कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड, एसेसीज एंगेज इन बिजनेस ऑफ कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग और ट्रीटिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट फॉर जनरेटिंग पावर। तो वो क्या कर रहा है, इस पर्टिकुलर वेस्ट को क्या कर रहा है, बनाने के लिए, पावर जनरेट करने के लिए यूज़ कर रहा है, और प्रोड्यूसिंग बायो फर्टिलाइजर, यानी इन वेस्ट के थ्रू बायो फर्टिलाइजर बना रहा है, बायो पेस्टिसाइड्स बना रहा है, कीटाणुनाशक बना रहा है, या कोई भी अदर बायोलॉजिकल एजेंट या बायोगैस को प्रोड्यूस करने के लिए काम में ले रहा है। और मेकिंग पैलेट्स और ब्रिक्वेट्स फॉर फ्यूल। देखिए, जैसे चारकोल के क्या हो गए, ब्लॉक हो गए, तो जनरली वो बना रहा है किन के थ्रू, इनके थ्रू, डी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के थ्रू। तो ये बोल रहा है कि ये फ्यूल के लिए काम में आते हैं, तो चारकोल के या कोल के बॉक्स हो गए जो कि फ्यूल के लिए काम में आ जाते हैं। ऑर्गेनिक खाद हो गई, उसके लिए काम आ रहा है। तो यहाँ पे जो क्वांटम ऑफ डिडक्शन है वो क्या है, 100% ऑफ द प्रॉफिट डिराइव्ड फ्रॉम सच बिजनेस फॉर ए पीरियड ऑफ 5 कंजिक्यूटिव ईयर्स फ्रॉम द ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सच बिजनेस। जैसे ही बिजनेस स्टार्ट हुआ उसमें जो प्रॉफिट हुआ उसका 100% आपको डिडक्शन मिल जाएगी कंजिक्यूटिव 5 ईयर्स तक। ठीक है, सिंपल सा पार्ट था, और मैंने थोड़ा सा आपको बता भी दिया कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है। अब देखिए, इसी तरीके से दे रखा है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 LA इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स ऑफ ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स। अब जनरली ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स क्या होती है, तो मैंने पहले भी आपको हल्का सा बताया हुआ है, लेकिन अभी भी बता देता हूँ। देखिए, जैसे कोई एक बैंक है, उसकी ब्रांच क्या है, बाहर है, फॉरेन में है, तो जनरली हम क्या बोलेंगे, एक ऑफशोर बैंकिंग यूनिट हो गई। लेकिन यहाँ पे जो दे रखा है वो क्या दे रखा है कि अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भी है तो उसको एक वर्चुअली फॉरेन बैंक मान लिया जाएगा। कि अगर आपका एक बैंक है इंडिया में और आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भी एक क्या है, बैंकिंग यूनिट सेटअप कर रखी है, जो कि वह इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इनसे रिलेटेड सारा काम कर रही है, तो उस केस में वो भी क्या हो जाएगी, एक ऑफशोर बैंकिंग यूनिट हो जाएगी। तो देखिए, यही बोल रहा है, शेड्यूल बैंक ओनिंग एन ऑफशोर बैंकिंग यूनिट इन ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, और एनी अदर बैंक इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर द लॉ ऑफ कंट्री आउटसाइड इंडिया एंड हैविंग एन ऑफशोर बैंकिंग यूनिट इन सेज। ठीक, तो ये बोल रहा है कि जो इंडिया के बाहर जो भी लॉ के अकॉर्डिंग कोई बैंक है वो इनकॉर्पोरेट हुआ है, लेकिन उसकी सेज में स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ऑफशोर बैंकिंग यूनिट है। तो मैं बोल सकता हूँ कि बाहर का कोई बैंक, जैसे यूएसए का बैंक है, वो वहाँ इनकॉर्पोरेट हुआ है, लेकिन उसने इंडिया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अपनी ऑफशोर बैंकिंग यूनिट सेटअप कर रखी है। इस तरीके से बोल रहा है यूनिट ऑफ एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। देखिए, जैसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर क्या होता है ये भी शॉर्ट में बता देता हूँ। वैसे तो यहाँ पे दे रखा है कि ऑफशोर बैंकिंग यूनिट का मतलब क्या है, मीन्स ए ब्रांच ऑफ बैंक इन इंडिया लोकेटेड इन द सेज। तो ये बोल रहा है कि इंडिया का कोई बैंक है, उसकी जो ब्रांच है
वो सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन में लोकेटेड है एंड हैज़ ऑब्टेन द परमिशन अंडर सेक्शन 23 सबसेक्शन 1A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर मीन्स एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर विच हैज बीन अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 ऑफ द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट 2005। अब देखिए शॉर्ट में बता देता हूँ कि इस इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर का जनरली काम क्या होता है। देखिए जनरली जो ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है क्या करते हैं, जो फाइनेंस है उनका फ्लो करते हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट सर्विसेज क्या करते हैं, क्रॉस बॉर्डर प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपने लंदन के ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर सुना होगा, न्यूयॉर्क का सुना होगा, सिंगापुर का सुना होगा। तो जनरली क्या करते हैं, ये इंडिविजुअल्स को, कॉरपोरेशन को, गवर्नमेंट्स को फंड रेजिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एसेट मैनेजमेंट, ग्लोबल पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करना है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करनी है, वो जनरली ये सारा पार्ट प्रोवाइड करते हैं। तो आप देख सकते हो कि अगर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर की कोई यूनिट यहाँ पर सेटअप है, ठीक है, तो अब देखिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जनरली सेटअप क्यों हुई। आप देख सकते हो कि ऑफशोर बैंकिंग यूनिट भी क्या कर रही है, इंटरनेशनल फाइनेंस एक तरीके से क्या कर रही है, प्रोवाइड कर रही है, तो उसके थ्रू इनकम कमाएगी। ये यूनिट भी क्या कर रही है, ये जो सर्विसेज दे रही है उसके थ्रू इनकम कमाएगी। वैसे ही कोई बाहर का बैंक है यूएसए का, उसकी यहाँ पे ऑफशोर बैंकिंग यूनिट है जो कि सेज में है, ये भी इंटरनेशनल फाइनेंस प्रोवाइड कर रही है। तो जैसे हम जैसी कंपनी जो इंडिया में, उनको अगर क्या चाहिए, बाहर का फाइनेंस चाहिए, यानी बाहर से एक तरीके से लोन चाहिए हम बोल सकते हैं, तो ये पर्टिकुलर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इनको क्या होगी, इनकम होगी। उस केस में इन्हें भी डिडक्शन मिली हुई है। तो हम बोल सकते हैं कि देखिए सीधी सी बात है, जो सेज एरिया है इसमें क्यों डेवलप किया, क्योंकि आपको पता है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, दूर एरिया होता है, अनडेवलप होता है, धीरे धीरे वो डेवलप हो जाएगा, वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ डेवलप होगी। इसी तरीके से आपको पता है कि एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट बढ़ेगा, बिजनेस के ट्रांजैक्शन बढ़ेंगे, जो कि ग्लोबली बिल्कुल सही है आपके लिए। ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा, तो इसलिए एक तरीके से सारा पार्ट हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे इसलिए यही इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर की यूनिट सेटअप की जा रही है। अगर आप इंडिया में बोलेंगे तो पहली जो है वो मुझे ध्यान आ रही है गिफ्ट सिटी, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी नाम से है, जो कि गांधीधाम गुजरात में शायद, हाँ नाम से ही गुजरात है, तो गांधीधाम गुजरात में है। तो ये सेटअप हुई है, जिससे क्या होगा कि वहाँ के जो इंडिविजुअल, कॉरपोरेशन या जो भी फॉर्म्स है वो आराम से फाइनेंस ले सकती है इंटरनेशनल, ठीक है। और जो भी सर्विसेज है जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर की, वो उठा सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एसएससी क्या होना चाहिए, एक शेड्यूल्ड बैंक होना चाहिए। इट हैज़ ए ब्रांच इन इंडिया लोकेटेड इन सेज। अब ये शॉर्ट में बता रखा है, टैक्स पॉइंट याद रखना, अगर आप ऊपर नहीं पढ़ना चाहते तो बस ये पढ़ लीजिए। फिर कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड में क्या बोल रहा है, सर्टिफिकेट ऑफ ए चार्टेड अकाउंटेंट, असेसी मस्ट फर्निश अलॉन्ग विद रिटर्न ऑफ इनकम ए रिपोर्ट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट इन फॉर्म 10 CCF कि हमने पर्टिकुलर इतनी इनकम कमाई है, सर्टिफाइंग दैट डिडक्शन हैज़ बीन करेक्टली क्लेम्ड, तो हमने इतनी इनकम कमाई है और उस पर हमें 100% डिडक्शन मिल रही है, या पहले 5 साल हमें 100% मिल रही है, फिर अगले 5 साल 50% मिल रही है। तो वो जब डिडक्शन ले रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, CA का रिटर्न ऑफ इनकम का सर्टिफिकेट भी फर्निश करना पड़ेगा। फिर बोल रहा है सबमिशन ऑफ परमिशन, एक कॉपी ऑफ परमिशन ऑब्टेन्ड अंडर सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 मस्ट बी फर्निश अलॉन्ग विथ रिटर्न ऑफ इनकम, कि आपको परमिशन दी गई है कि आप इंडिया में क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर ये बिजनेस कर सकते हो। तो देखिए क्वांटम ऑफ डिडक्शन क्या हो गया, इन केस ऑफ यूनिट ऑफ एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, अगर IFSC की कोई यूनिट है तो उस केस में क्या बोल रहा है, 10 कंजिक्यूटिव असेसमेंट ईयर तक। और यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, एट द ऑप्शन ऑफ असेसी आउट ऑफ 15 ईयर बिगिनिंग विद द असेसमेंट ईयर रेलिवेंट टू द प्रीवियस ईयर, जहाँ पे उसे परमिशन दी गई है या जहाँ पर उसको सेबी के थ्रू, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके थ्रू, उसके एक्ट के थ्रू, या जो भी रेलिवेंट लॉ है उसके थ्रू परमिशन मिली है। तो जब से उसको परमिशन मिली है तो 15 साल में से 10 कंजिक्यूटिव असेसमेंट ईयर, तो उसको एक फ़ायदा ये है कि 15 साल में से 10 कंजिक्यूटिव असेसमेंट ईयर में वो 100% ऑफ इनकम डिडक्शन के फॉर्म में ले सकता है, जो भी इनकम कमाई उसका 100%। लेकिन अदर केस में, अदर केस का मतलब क्या हो गया कि जो आपने ये देखा, एक तो ये ऑफशोर बैंकिंग यूनिट का पार्ट, और जनरली ये वाला पार्ट देखा कि यूएसए का कोई बैंक है, वो सेज में क्या कर रहा है, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट सेटअप कर रहा है। तो उस केस में क्या बोल दिया कि पहले जो 5 साल है 100% ऑफ इनकम हो गया, और नेक्स्ट 5 कंजिक्यूटिव ईयर हो गया 50% ऑफ इनकम। ठीक, इनकम का मतलब क्या है कि ऑफशोर बैंकिंग यूनिट की इनकम जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जनरली वो अर्न कर रहा है, यानी उसके थ्रू वहाँ से अर्न कर रहा है। इनकम फ्रॉम द बिजनेस रेफर्ड इन सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 विद एन अंडरटेकिंग लोकेटेड इन ए सेज और एनी अदर अंडरटेकिंग विच डेवलप और डेवलप्स एंड ऑपरेट और ऑपरेट्स एंड मेंटेन ए सेज। देखिए सीधी सी बात है,
कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, वहाँ पे क्या होगा, ये सारे बैंक वैंक कंपनी सेटअप होगी। तो आपको पता है कि बैंक का काम ही क्या होगा, कह रहा है इनकम फ्रॉम बिजनेस रेफर्ड इन सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो बैंक से रिलेटेड काम ही क्या होता है, डिपॉजिट लेना, एक तरीके से लोगों को क्या करना, फाइनेंस प्रोवाइड करना। तो आप देख सकते हैं ये कॉरपोरेशन को, कंपनीज को, बड़े बड़े इंडिविजुअल्स कॉरपोरेशन को क्या करेंगे, इंटरनेशनल फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे। तो इनका काम क्या होगा, यही होगा, और इनसे इनको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। अब देखिए बोल रहा है कि अगर इनकम कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में मिलती है तो वो किसके अकॉर्डिंग मिलेगी, जो भी रूल्स रेगुलेशन फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के अकॉर्डिंग दे रखे होंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज मीन्स फॉरेन एक्सचेंज विच इज़ फॉर द टाइम बीइंग treated by the Reserve Bank of India as convertible foreign exchange for the purpose of Foreign Exchange Regulation Act 1973 and any rules made thereunder। तो जनरली पहले क्या था, आपको पता है कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज आरबीआई के थ्रू ट्रीट किए गए कि ये कन्वर्टेबल होंगे, वो सारे कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज माने जाएंगे। अब देखिए सीधी बात है, कोई बाहर की करेंसी, डॉलर, यूरो, वो सारे क्या हैं, कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आ जाएंगे। तो अगर आपने लोन लिया है यूरो करेंसी में, पाउंड में, डॉलर में, तो आपको पता है कि आप उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक, अब जिसने इनकम कमाई है बैंक ने, उसकी इनकम हुई, उसको 100% या जो भी 50% दे रखा है ऊपर क्राइटेरिया, वो डिडक्शन मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ बोल रहा है डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ प्रोड्यूसर कंपनीज सेक्शन 80 PA। यहाँ पे बोल रहा है एप्लीकेबल टू प्रोड्यूसर कंपनी एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 581A ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब देखिए प्रोड्यूसर कंपनीज क्या होती है, ये जनरली एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। आपको पता है कि किसान होता है, उसको इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाता, लेकिन कुछ क्या होता है, बड़े बड़े किसान होते हैं, तो वो चाहे तो बॉडी कॉर्पोरेट बना सकते हैं, 10 या उससे ज़्यादा पर्सन मिलके बॉडी कॉर्पोरेट बना सकते हैं, या 2 या उससे ज़्यादा इंस्टीट्यूशन मिलके एक बॉडी कॉर्पोरेट बना सकते हैं और एक प्रोड्यूसर कंपनी बन सकती है। अब उसमें क्या होगा, आपको पता है कि 10 या उससे ज़्यादा पर्सन मिल गए या 2 या उससे ज़्यादा इंस्टीट्यूशन मिल गए, तो उनमें मेंबर हो गए। अब मेंबर के बेनिफिट के लिए काम करेंगे कि उनके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को मार्केट में कैसे बेचा जाए। तो जनरली प्रोड्यूसर कंपनी यही करेगी कि कैसे मार्केट में उनके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बेचा जाए। तो इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती है, अगर आप गूगल करोगे तो बहुत सारे पार्ट आपको मिल जाएंगे। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ 1-2 पार्ट, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। अब देखिए मैं भी बता ही रहा हूँ, पढ़ के ही बता रहा हूँ। नॉर्मल सा पार्ट है, प्रोडक्शन, हार्वेस्टिंग, प्रोक्योरमेंट, ग्रेडिंग, पुलिंग, हैंडलिंग, मार्केटिंग, सेलिंग, एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्शन ऑफ द मेंबर्स और इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस फॉर देयर बेनिफिट। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो मेंबर है उनके जो भी प्राइमरी प्रोड्यूस है, मतलब जो भी उन्होंने खेती की है, तो जो भी उन्होंने क्या है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस निकाला है, उसको एक्सपोर्ट करना, उसको मार्केट में बेचना यहीं पे इंडिया में। प्रोडक्शन, हार्वेस्टिंग, प्रोक्योरमेंट, कैसे उसको रखा जाए, कैसे उसकी ग्रेडिंग की जाए, उनकी ट्रेनिंग देना, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना, टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, बाहर से कौन से गुड्स और सर्विस लेने हैं जो कि आपकी खेती के लिए बेनिफिशियल होंगे, ट्रैक्टर, मशीनरीज, ये सब परचेज करवाने का काम करवाना, ये सारा भी इसमें आ जाएगा। प्रोसेसिंग इंक्लूडिंग प्रिजर्विंग, ड्राइंग, डिस्टिलिंग, ब्रूइंग, विंटिंग, कैनिंग, पैकेजिंग, तो ये सारा पार्ट में इसमें आ गया कि किस तरीके से मेंबर्स को क्या करना है, पैकेज को रखना है संभाल के, किस तरीके से उसको ड्राई करना है पर्टिकुलर गुड्स को, किस तरीके से उसको वेस्ट को हटाना है, वो सारा पार्ट भी इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड में क्या है, टर्नओवर, टोटल टर्नओवर ऑफ द असेसी इज लेस देन ₹100 करोड़ इन एनी प्रीवियस ईयर। क्योंकि देखिए प्रोड्यूसर कंपनी की बात कर रहा है, तो ये छोटे छोटे किसानों को क्या कर रहे हैं, एक तरीके से बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं कि जो किसान मार्केट में नहीं पहुंच सकते थे, अपने प्रोडक्ट को ढंग से नहीं बेच पा रहे थे, तो ये जो प्रोड्यूसर कंपनी है अपने मेंबर्स का बेनिफिट देखेगी और अपने मेंबर्स के जो भी प्रोड्यूस हैं उनको बेचने का काम कराएगी। तो इस प्रोड्यूसर कंपनी का जो टर्नओवर है वो पिछले साल 100 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, इज़ लेस देन ₹100 करोड़, ये बोल रहा है। तो 100 करोड़ से कम होना चाहिए। प्रॉफिट फ्रॉम एलिजिबल बिजनेस, ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ द एसएससी इंक्लूड्स एनी इनकम फ्रॉम एलिजिबल बिजनेस। अब ग्रॉस टोटल इनकम में क्या बोल रहा है कि कोई भी इनकम होनी चाहिए एलिजिबल बिजनेस। अब एलिजिबल बिजनेस में क्या आ गया, कह रहा है मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रॉन बाय द मेंबर। तो मैंने यही बताया आपको कि मेंबर्स ने जो प्रोड्यूस उगाए उसको मार्केट में बेचने का काम करना, ठीक है। द परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, सीड्स, लाइव स्टॉक और अदर आर्टिकल इंटेंडेड फॉर एग्रीकल्चर फॉर द पर्पज ऑफ सप्लाइंग देम टू द मेंबर्स। तो देखिए यही बोल रहा है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट हो गए, सीड्स, बीज हो गए, जानवर, लाइव स्टॉक हो गए, या अदर आर्टिकल्स, तो आपको पता है कि मशीनरी, ट्रैक्टर, उनके लिए खरीदने का काम करना ताकि उनको सस्ते में वो अवेलेबल हो सके, उनके लिए बेनिफिट हो सके। और द प्रोसेसिंग ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ द मेंबर।
तो ये बोल रहा है कि जो भी मेंबर ने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस निकाला है उसका प्रोसेसिंग का पार्ट करना। प्रोसेसिंग में आपको बताया, मैंने बताया क्या आएगा, प्रिजर्विंग, ड्राइंग, डिस्टिलिंग, ब्रूइंग, विंटिंग, कैनिंग, पैकेजिंग। तो जो भी प्रोड्यूस है उनका ये सारा काम करने का काम प्रोसेस में आ जाएगा। तो उस केस में प्रोड्यूसर कंपनी को डिडक्शन कितनी मिलेगी, 100% ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स एट्रीब्यूटेबल टू सच एलिजिबल बिजनेस, क्योंकि वो एक तरीके से किसानों के बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं और किसान हमारे अन्नदाता होते हैं। तो जो भी प्रोड्यूसर कंपनी है उसको जो भी प्रॉफिट होगा उसका 100% डिडक्शन के फॉर्म में अलाउ हो जाएगा। देखिए बेनिफिट ये। फिर देखिए बोल रहा है रॉयल्टी इनकम ऑफ ऑथर ऑफ बुक, सेक्शन 80 QQB। इस केस में बोल रहा है कि एलिजिबल असेसी ओनली रेसिडेंट इंडिविजुअल है, जो कि एक ऑथर है या जॉइंट ऑथर है। आपको बताया कि एक ही बुक क्या करते हैं, उसमें जो भी इनपुट देते हैं कभी कभी एक से ज़्यादा ऑथर देते हैं। लेकिन याद रखना इसमें कोई स्कूल की या आप देखते हो ना कॉलेज की, जनरली ये वाली बुक्स नहीं आएगी। स्कूल की गाइड्स हो गई, कमेंटेटरी, न्यूज़पेपर की, जर्नल हो गए, पैम्पलेट्स, उसकी रॉयल्टी इनकम नहीं आएगी। जनरली जो भी रॉयल्टी इनकम आएगी वो क्या आएगी, लिटरेरी वर्क की आएगी, आर्टिस्टिक वर्क की आएगी और साइंटिफिक नेचर वाले वर्क की आएगी। तो उस केस में आपको डिडक्शन क्या मिल रही है, लोअर ऑफ ए अमाउंट ऑफ रॉयल्टी रिसीव्ड और बी ₹3 लाख। अब थोड़ा पॉइंट और है टिपिकल इसमें, तो मैं थोड़ा सा क्या करूँगा, वर्बली एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आपको रॉयल्टी मिली, मान के चलिए 2 लाख, तो 2 लाख और 3 लाख विच इज लोअर। सबसे पहले तो सिंपल सा पार्ट। अब देखिए बोल रहा है इनकम एलिजिबल फॉर डिडक्शन, जो मैंने अभी आपको बताया सेम टू सेम पार्ट है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि अगर लिटरेरी वर्क से रिलेटेड बुक्स है, आर्टिस्टिक वर्क से रिलेटेड है या साइंटिफिक नेचर की, साइंटिफिक या साईफाई बोलते हैं, साइंटिफिक और फिक्शनल जो बुक्स लिखते हैं, तो जनरली वो ऑथर को डिडक्शन मिल जाएगी रॉयल्टी इनकम की। लेकिन इनको नहीं मिलेगी। कि अगर स्कूल की टेक्स्ट बुक हो गई, गाइड्स हो गई, कमेंट्रीज हो गई, न्यूज़पेपर्स हो गए, जर्नल्स हो गए, पैम्पलेट हो गए, उसमें अगर आप क्या करते हो, पब्लिश करते हो और आपको रॉयल्टी इनकम मिलती है तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो पूरा पार्ट टैक्सेबल हो जाएगा, डिडक्शन का पार्ट नहीं रहेगा। अब देखिए नोट में क्या बोल रखा है, रॉयल्टी इनकम बिफोर अलाउइंग एक्सपेंसेस एट्रीब्यूटेबल टू सच इनकम शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। देखिए क्या होता है, एक तो आपको लमसम रॉयल्टी मिलती है और एक होती है कि जितनी आपकी बुक्स बिकेगी उसके हिसाब से आपको रॉयल्टी मिलेगी। तो मान के चलिए कि अगर मैंने बोला कि आपकी पिछले साल जैसे 6 लाख की 6 लाख रुपीज़ की बुक्स बिक गई और उसका आपको 20% रॉयल्टी मिलता, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आपको 120 मिला। अब इस मैंने खर्चे लेस नहीं किए मान के चलिए, तो 120 आपको एक तरीके से क्या रॉयल्टी इनकम रिसीव हुई है। आप एक ऑथर हो, आपको पब्लिकेशन हाउस क्या कर रहा है, 20% रॉयल्टी प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन ये बोल रहा है कि जो रॉयल्टी इनकम है वो 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती अगर आपको डिडक्शन लेनी है। इसका मतलब अमाउंट ऑफ रॉयल्टी रिसीव्ड 120 नहीं लेंगे हम, 120 नहीं लेंगे हम, क्या लेंगे 120 अपॉन 20 की है तो 15 की कितनी होगी, 90,000। या दूसरा तरीका क्या है, ये तो मैंने इसलिए बताया क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में क्या आता है, सिर्फ 120 दे दी, बोल दिया कि 120 रॉयल्टी मिली है जो कि बुक प्राइस का 20% है, यानी जो भी मार्केट में बुक्स बिकती है उसका 20% है और बुक प्राइस नहीं दे रखी। लेकिन अगर आपको बुक प्राइस दे रखी तो अच्छी बात है, 6 लाख का 15% निकाल के देख लीजिए। इसका मतलब जो रॉयल्टी रिसीव्ड है उसकी जो डिडक्शन मिलेगी वो 15% से ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो 6 लाख का 15% निकालिए, 90,000 निकल के आ गया। अभी मैंने क्या बताया आपको, 1,20,000 अपॉन 20 है तो 15 पे कितना होगा याद रखना, ठीक है 90। लेकिन अगर आपको 6 लाख की बुक प्राइस दे रखी है तो आराम से 6 लाख का 15% निकालो। तो यही बोल रहा है कि जो भी बुक सोल्ड की है साल के दौरान, तो हम क्या बोलेंगे 6 लाख की, उसकी 15% से ज़्यादा डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। इफ़ इट एक्सीज 15%, एक्सेस अमाउंट इज़ नॉट डिडक्टेबल। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो 30,000 है यहाँ पे वो डिडक्टेबल नहीं होगा, तो ओनली 90,000 होगा। तो आप क्या बोलोगे सर 90 और 3 लाख विच इज़ लेस, तो 90 ही मिलेगी। ठीक, तो जनरली यही इसमें पार्ट है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। अब देखिए आप बोलोगे कि सर डिडक्शन मिली तो इनकम तो 120 ही लेंगे, हाँ 120 ही लेंगे, लेकिन डिडक्शन बोल रहा हूँ, डिडक्शन 90 मिलेगी। जो इनकम का कंप्यूटेशन का पार्ट होता है तो वो तो नॉर्मल तरीके से होगा, लेकिन जैसे ही डिडक्शन हम क्या बोलते हैं यार 80 QQB की कितनी मिलेगी, वो तो 90,000 की ही मिलेगी। तो वर्बली थोड़ा सा मैंने आपको पार्ट बता दिया। लेकिन ये बोल रहा है कि ये कंडीशन इस केस में एप्लीकेबल नहीं होगी अगर आपको लमसम पेमेंट मिलती है। अगर आपको लमसम रॉयल्टी मिलती है तो सारा राइट आपके पास होता है, तो उस केस में ये जो 15% है ये इसका पार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक बार पढ़ के बता देता हूँ। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, हाउएवर दिस कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल वेयर रॉयल्टी इज रिसीवेबल इन लमसम इन लिeu ऑफ ऑल राइट्स ऑफ द ऑथर इन द बुक। तब ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। पर याद रखना, देखिए जैसे मैंने वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड बोला उसका 15% है, तो मैंने आपको बोला कि 90,000 की मिलेगी।
अब अगर उसमें खर्चे भी होते हैं, अगर उसमें आपके क्या होते हैं, एक्सपेंडिचर का पार्ट भी होता है, तो वो 90 में से आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर का पार्ट लेस करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया ना 90,000 की है, मान के चलिए 20,000 एक्सपेंडिचर हो जाता है, तो 90 में से 20 लेस कर दीजिए, बाकी 70,000 आपका पार्ट आ जाएगा, जो कि आपको डिडक्शन के फॉर्म में मिल जाएगा, 70 और 3 लाख। तो 90 में से आप खर्चे लेस कर दीजिए। तो ये बोल रहा है पहले बिफोर अलाउइंग एक्सपेंसेस, क्यों बोल रहा है, क्योंकि 15% निकालने के लिए। तो 6 लाख जो बुक्स बेची उसका 15% निकालिए, क्योंकि 20% तो आपको रॉयल्टी मिली है। तो आप क्या बोलोगे कि इनकम मुझे मिली है 120 की, उसमें से मेरा एक्सपेंस हुए हैं 20 के, और मेरी जो इनकम है नेट वो 1 लाख की है। यानी मैं जो ग्रॉस टोटल इनकम, या एक तरीके से बोलता हूँ कि एक्चुअल नेट इनकम मेरी रॉयल्टी की जो हुई है वो भी है। उसके बाद डिडक्शन लेस करूँगा तो डिडक्शन 70 की ही लेस कर पाऊँगा। तो एक्सपेंसेस बाद में लेस करने हैं, जो ये 20,000 के एक्सपेंसेस है वो बाद में लेस करने हैं, पहले आपको 6 लाख का 15% निकाल देना है। ठीक, तो जितने की बुक्स बिकी उसका 15% निकालिए, उसमें उसके बाद एक्सपेंस लेस किए, और बाकी जो बचा वो रॉयल्टी रिसीव्ड के फॉर्म में आएगा, अमाउंट ऑफ रॉयल्टी रिसीव्ड के फॉर्म में आएगा, और उसको 3 लाख से कंपेयर कीजिए, अगर वो कम है तो उतना ही आपको डिडक्शन मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगी। फिर देखिए बोला रॉयल्टी फ्रॉम फॉरेन कंट्री, आपको बताया कि अगर आप बाहर किसी पब्लिकेशन हाउस के साथ मिलकर क्या करते हो, बुक्स लिखते हो और बुक्स पब्लिश होती है, तो आपको जो भी करेंसी, जो भी अमाउंट मिलेगा रॉयल्टी का, वो फॉरेन करेंसी में मिलेगा। तो उस केस में बोल रहा है रॉयल्टी ब्रॉट टू इंडिया इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज विद इन 6 मंथ और एक्सटेंडेड पीरियड बाय आरबीआई शैल ओनली बी अलाउड एज डिडक्शन। अब देखिए क्या बोल रहा है कि जैसे ही प्रीवियस ईयर एंड होता है उसके 6 महीने के अंदर आपको वो कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में मिल जाने चाहिए। इंडिया में आप लेके आ गए हो, या जो भी आरबीआई से आपको एक्सटेंडेड पीरियड मिला है, मान के चलिए 3 महीने और मिल गए, 9 महीने, तो उसके अंदर आपके पास आ जाना चाहिए। असेसी इज रिक्वायर्ड टू फर्निश ए प्रिस्क्राइब्ड सर्टिफिकेट अलॉन्ग विथ रिटर्न ऑफ इनकम। ये तो बेसिक पार्ट है। अब देखिए ये पार्ट क्या है कि जैसे हमने अभी बुक्स का पार्ट देखा, वैसे ही बोल रहा है डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी ऑन पेटेंट सेक्शन 80 आरआरबी। तो वो क्यों क्यों भी था, या 80 आरआरबी। इसमें क्या बोल रहा है, एलिजिबल एसएससी कौन है, रेसिडेंट इंडिविजुअल हु इज रजिस्टर्ड एज ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर अंडर द पेटेंट एक्ट 1970 इंक्लूडिंग को ओनर ऑफ द पेटेंट। तो यहाँ पे देखिए एक से ज़्यादा पर्सन भी इंक्लूड हो सकते हैं, लेकिन वो साथ में को ओनर होने चाहिए। अब देखिए ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर का मतलब क्या हो गया कि आपने ही पर्टिकुलर वो पेटेंट इन्वेंट किया है, डेवलप किया है, ये नहीं कि आपने किसी से परचेज कर लिया तो आप एलिजिबल नहीं कहलाओगे। तो वो आपने इन्वेंट किया है, आपने डेवलप किया है। फिर देखिए डिडक्शन क्या मिलेगी, सेम दे रखी है जैसे आपने बुक्स के केस में देखी। फिर इनकम एलिजिबल फॉर डिडक्शन क्या बोल रहा है, रॉयल्टी इनकम इंक्लूडिंग कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ राइट इन द पेटेंट। अब देखिए आपने क्या करा, जो भी पर्टिकुलर पेटेंट को इन्वेंट किया, तो आपको पता है कंपनी आपके पास आएगी। आपने कोई कोडिंग डेवलप इन्वेंट किया, कोडिंग पेटेंट कोई भी इन्वेंट किया, मान के चलिए आपने कोई भी मशीनरी इन्वेंट की, तो बड़ी बड़ी कंपनीज आ गई, उन्होंने बोला कि हम आपको इतने रुपए देंगे रॉयल्टी के फॉर्म में, जो भी प्रोडक्शन होगा या जो भी बिकेगा उसका हम आपको इतना अमाउंट दे देंगे। जैसे ऊपर आपको बताया ना कि जितनी बुक्स बिकी उसकी रॉयल्टी मिल रही है, वैसे यहाँ पे बोला कि जितना क्या होगा प्रोडक्शन होगा या जितनी सेल होगी उसका आपको इतना अमाउंट मिल जाएगा। तो आपको रॉयल्टी इनकम मिल रही है, क्यों, क्योंकि आप अपना राइट ट्रांसफ़र कर रहे हो उस कंपनी को, ट्रांसफ़र ऑफ राइट इन द पेटेंट, और प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर वर्किंग और यूज़ इन इंडिया। इसी तरीके से आप क्या कर रहे हो, इंडिया में पर्टिकुलर कोई कंपनी क्या करना चाहती है, अपना बिजनेस सेटअप करना चाहती है, और इंडिया में उस कंपनी को पता है कि एक पर्सन के पास पेटेंट है, राइट है, उससे क्या करते हैं वो इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो आपने वो इन्फॉर्मेशन दे दी उस कंपनी को, तो आपको क्या मिलेगा, रॉयल्टी इनकम मिलेगी। तो ये बोल रहा है प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर वर्किंग और यूज़ इन इंडिया। इट इंक्लूड्स एडवांस रॉयल्टी विच इज़ नॉट रिटर्नेबल। ये बोल रहा है कि इसमें एडवांस रॉयल्टी भी आती है जो कि रिटर्नेबल नहीं होती। नोट, एग्जम्पशन इज नॉट अवेलेबल ऑन कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग ऑफ पेटेंटेड प्रोसेस और आर्टिकल फॉर कमर्शियल यूज़। देखिए क्या हो रहा है कि जिस कंपनी ने पेटेंट लिया है किसी पर्सन से, तो जिस पर्सन ने दिया है वो एलिजिबल एसएससी है क्योंकि वो फर्स्ट इन्वेंटर है। लेकिन जो कंपनी परचेज कर रही है तो वो किसके लिए कर रही है, वो उसका कमर्शियल यूज़ करना चाहती है, वो उसको आगे बेचेगी। जब उसका कमर्शियल यूज़ करेगी तो जनरली उसकी बिजनेस की इनकम होगी, ठीक है, तो उस केस में उसको डिडक्शन थोड़ी मिलेगी। तो ये बोल रहा है एग्जम्पशन इज नॉट अवेलेबल ऑन कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग ऑफ पेटेंटेड प्रोसेस और आर्टिकल फॉर कमर्शियल यूज़। तो सीधी सी बात है, अगर आप क्या कर रहे हो, पेटेंटेड प्रोसेस का यूज़ कर रहे हो, क्यों, क्योंकि आपने एक पर्सन से खरीदा है। चलिए एग्जाम्पल के फॉर्म में ऐसे मानिए कि एक ए पर्सन है जो इन्वेंटर है, उसने XYZ कंपनी को अपना पेटेंट का प्रोसेस क्या कर दिया,
ट्रांसफ़र कर दिया, राइट कर दिया। अब XYZ कंपनी क्या कर रही है, उसका यूज़ करके मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद उसको सेल कर रही है, नॉर्मल सा पार्ट। तो सीधी सी बात है, इसको थोड़ी डिडक्शन मिलेगी, सिर्फ ए को ही मिलेगी, इसकी ATRRB की, तो XYZ को नहीं मिलेगी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है रॉयल्टी फ्रॉम फॉरेन कंट्री, तो सेम पार्ट बोल रखा है ऊपर का, तो पढ़ के देख लेना, वही फॉरेन एक्सचेंज में है अगर, तो 6 महीने के अंदर वो आ जाना चाहिए इंडिया में। सब्सीक्वेंट रिवोकेशन ऑफ पेटेंट, इसमें क्या बोल रहा है, इफ पेटेंट इज सब्सीक्वेंटली रिवोक्ड, इसका मतलब क्या है कि पेटेंट रजिस्टर में जिस पर्सन का नाम था, जैसे मैंने ए की बात करी, और उसका नाम रिवोक कर दिया गया, हटा दिया गया, कैंसिल कर दिया गया उसका पेटेंट, तो उस केस में डिडक्शन जो भी अलाउड की गई थी रॉन्गली, वो वापस से रेक्टिफाई होगा, और जो भी रॉन्गली डिडक्शन अलाउड की गई है वो वापस से इनकम में आएगी, जिसे हम बोलते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होगा। तो ये बोला डिडक्शन अलाउड शैल बी डीम्ड टू बी हैव बीन रॉन्गली अलाउड, ऐसा माना जाएगा कि उसको रॉन्गली अलाउड की गई थी पुरानी डिडक्शन, एंड असेसमेंट शैल बी रेक्टिफाइड अंडर सेक्शन 155, जिसमें क्या बोल रहा है, पीरियड ऑफ 4 years फॉर रेक्टिफाइंग अंडर सेक्शन 155 शैल बी रेकन्ड फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर इन विच ऑर्डर ऑफ रेवोकेशन इज पास। जैसे बोल रहा है कि अगर 1920 में रेवोकेशन का ऑर्डर पास हुआ है, तो आपको पता है कि पिछले 4 साल देखे जाएंगे, 1920, 1819, 1718, 1617, कि उसमें क्या क्या डिडक्शन उसको अलाउ की गई थी जो कि रॉन्गली अलाउड हो गई, जिससे उस पर्सन की वापस से क्या मान ली जाए, वो इनकम मान ली जाए। तो जिस ईयर में मान लीजिए कि रिवोकेशन किया गया, उस ईयर में क्या हो जाएगा, उसकी इनकम, यानी जो भी डिडक्शन उसको रॉन्गली अलाउड की गई थी वो उसकी इनकम मान ली जाएगी। अब देखिए जो असेसमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो रहा है। फिर देखिए बोल रहा है डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट, यहाँ पे सेविंग अकाउंट की बात कर रहा है, याद रखना, FD की बात नहीं कर रहा, दूसरा रिकरिंग डिपॉजिट की बात नहीं कर रहा, उसके इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा। ये बोल रहा है कि आप क्या कराते हो, सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कराते हो और इंटरेस्ट हो जाता है, इंटरेस्ट मिलता है, उस केस में देखिए आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल सकती है, लेकिन कितनी, अप टू ₹10,000 इस पर्टिकुलर केस में। लेकिन अगर एलिजिबल एसएससी रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है, अगर वो सीनियर सिटीजन है, तो उस केस में जो मिलेगी वो 50,000 की मिलेगी, और उसके लिए सेक्शन कौन सा आ जाएगा, TTB। तो 2 सेक्शन है, AT TTA। इसमें जनरली किसकी बात कर रहा है, इंडिविजुअल HF हु GTI इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स इन सेविंग अकाउंट इन बैंक और कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस, चाहे पोस्ट ऑफिस भी हो, एक्सेप्ट टाइम डिपॉजिट रीपेबल आफ्टर फिक्स पीरियड। इसका मतलब ये बोल रहा है कि इसको छोड़ के, FD को छोड़ के, रिकरिंग डिपॉजिट को छोड़ के। FD का मतलब क्या होता है कि आज आपने 1 लाख जमा कराए और आपने 3 साल की FD करा दी, तो आपको पता है कि 3 साल बाद मैच्योरिटी पर इंटरेस्ट के साथ आपको अमाउंट मिलेगा, तो आपने आज एक फिक्स अमाउंट जमा करा दिया। रिकरिंग में क्या होता है, आप मंथली क्या कर रहे हो, 5,000 रुपीज़ पर मंथ जमा करा रहे हो, और आपको पता है कि 3 साल बाद एक फिक्स अमाउंट आपको मिलेगा, तो वो भी जनरली क्या है, टाइम डिपॉजिट के फॉर्म में हो गया। जबकि हम किसकी बात कर रहे हैं, सेविंग अकाउंट की बात कर रहे हैं, ना कि इसकी। तो ये दोनों नहीं आएंगे, याद रखना, FD और RD नहीं आएंगे। इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट अदर देन टाइम डिपॉजिट अप टू ₹10,000, ये डिडक्शन मिल जाएगी। अब देखिए क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट हेल्ड बाय फर्म AOP BOI, तो देख सकते हैं यहाँ इंडिविजुअल और HUF है, तो इनसे रिलेटेड इनको डिडक्शन नहीं मिलेगी। नो डिडक्शन टू पार्टनर और मेंबर। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 TTA इज नॉट अवेलेबल टू रेसिडेंट सीनियर सिटीजन एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 TTB। इसी तरीके से बोल दिया कि जो रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है उसको तो 80 TTB की डिडक्शन मिल गई है, तो वो 80 TTA की नहीं ले सकता, क्योंकि वैसे उसको ज़्यादा मिल रही है, नॉर्मल सा पार्ट। फिर देखिए जब आपने ना एग्जेम्प्टेड इनकम का पार्ट कवर किया था, तो आपको पता है कि आपने सेक्शन 10 सबसेक्शन 15I कवर किया था, जिसमें आपको पता है कि अगर आपका पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है, सेविंग अकाउंट, और उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो 3500 आपको इंडिविजुअली और जॉइंट फॉर्म में 7000 तक का एग्जेम्प्ट हो सकता है, ये मैंने आपको बताया था। अब आप बोलोगे कि सर ये एग्जेम्प्टेड इनकम तो ऊपर आ गई, जैसे हमारा मान के चलिए कि 12,000 रुपये का इंटरेस्ट का पार्ट है पोस्ट ऑफिस का, उसमें से 3500 एग्जेम्प्ट हो गए, बाकी कितने बचे, कैलकुलेट कीजिए, 8500। तब ये डिडक्शन अलाउ हो सकती है कि हाँ, तब ये डिडक्शन भी अलाउ हो सकती है, क्योंकि ये तो एग्जेम्प्टेड इनकम का पार्ट है और डिडक्शन अलग से होती है। ठीक है, तो बोल रहा है सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट इन पोस्ट ऑफिस इज एग्जेम्प्ट अप टू 3500 ऑब्लिक 7000। 3500 इंडिविजुअल अकाउंट के लिए है और 7000 जॉइंट अकाउंट के लिए, याद रख लेना। और उसके बाद आपको ये डिडक्शन भी मिल सकती है बाकी अमाउंट के लिए। फिर देखिए बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन सेक्शन 80 TTB, सेम पार्ट है, बस इस केस में क्या आ गया, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन आ गया, पढ़ के देख लेना। इसमें इंटरेस्ट की किसकी बात कर रहा है, वही सेविंग अकाउंट की बात कर रहा है, तो इसमें भी FD RD नहीं आएगा। ठीक, तो इट मे बी इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट और एनी अदर इंटरेस्ट। ओ सॉरी,
इसमें क्या बोल दिया कि जब रेसिडेंट सीनियर सिटीजन की बात कर रहा है तो उस केस में सेविंग अकाउंट का भी आ सकता है, एफडी का भी आ सकता है और रिकरिंग डिपॉजिट या किसी का भी इंटरेस्ट आ सकता है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट अप टू ₹50,000। तो हम बोल सकते हैं कि रेसिडेंट सीनियर सिटीजन को थोड़ा सा फ़ायदा दे दिया गया, ठीक है। और जो नॉर्मल पर्सन है, जो सीनियर सिटीजन नहीं है, जिसकी एज एक तरीके से 60 साल नहीं है, 60 साल उससे ज़्यादा नहीं है, इसका मतलब वो सीनियर सिटीजन नहीं है, तो उस केस में उसको सिर्फ 10,000 तक का ही डिडक्शन का फ़ायदा दिया है और उसको सिर्फ सेविंग डिपॉजिट पे ही दिया गया है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट ये बोल दिया। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या बोल दिया, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, एफडी, एनी अदर इंटरेस्ट ये हो सकता है। अच्छी बात है सीनियर सिटीजन के लिए। अब अदर डिडक्शन की बात कर रहा है तो इसमें मैंने 2 और डिडक्शन कवर किए। तो देखिए ये थोड़ा सा नया था आपके लिए, तो इसलिए मैंने इसका एग्जाम्पल भी कवर कर लिया जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ये बोल रहा है डिडक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉयज़। देखिए आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस ही है, आपने नए एम्प्लॉय अपॉइंट किए, एम्प्लॉय को आप सैलरी दे रहे हो तो उसकी भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। ये बोल रहा है आपका नया बिजनेस है, आपने क्या करें नए एम्प्लॉय अपॉइंट किए, तो आपको पता है कि जो भी आपने नए एम्प्लॉय अपॉइंट किए उनको आप सैलरी दे रहे हो, एमोल्यूमेंट दे रहे हो, जो भी हम बोलते हैं ना बेसिक अमेनिटीज़ दे रहे हैं, फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, तो उसकी आपको 30% डिडक्शन मिल जाएगी। यहाँ पे ये बोल रखा है, डिटेल में कवर करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ज़्यादा टिपिकल पार्ट नहीं है, एग्जाम्पल के साथ और सिंपल लगेगा। तो एक बार एक एक करके कवर कर लेता हूँ। एप्लीकेबिलिटी में क्या बोल रहा है, असेसी टू होम सेक्शन 44AB अप्लाई, यानी ऐसा असेसी जो टैक्स ऑडिट में आता है, ठीक, जो टैक्स ऑडिट में आता है। तो देखिए कंपनी हो सकती है, एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, आपको पता है कि अगर वो टैक्स ऑडिट के दायरे में आ रहा है। तो यहाँ पे डिडक्शन की बात कर रहा है, 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट इंकर्ड इन द प्रीवियस ईयर वुड बी अलाउड फॉर 3 असेसमेंट ईयर इंक्लूडिंग द असेसमेंट ईयर रेलिवेंट टू प्रीवियस ईयर इन विच सच एम्प्लॉयमेंट इज प्रोवाइडेड। तो देखिए एग्जाम्पल के फॉर्म में बताऊँ तो आप देख सकते हैं कि बोल रहा है कि मिस्टर लोकेश है, उसने अपना क्या करा, एक मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कमेंस किया 1 अप्रैल 19 से, उसने 105 नए एम्प्लॉय लगाए प्रीवियस ईयर 1920 के दौरान। तो उसको जो डिडक्शन मिलेगी वो कब से मिलेगी, 1920 से मिलेगी, जो भी उसकी एडिशनल कॉस्ट लगी है उसका 30%, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ के देख सकते हैं, यही बोल रहा है इंक्लूडिंग द असेसमेंट ईयर रेलिवेंट टू प्रीवियस ईयर इन विच सच एम्प्लॉयमेंट इज प्रोवाइडेड। तो हम बोल सकते हैं कि 1920 में नए एम्प्लॉय लगे तो 1920, 2021, फिर 21, 22। अगर असेसमेंट ईयर के अकॉर्डिंग देखो तो असेसमेंट ईयर 2021 ऐसे बोल सकते हैं, 21, 22 और 22, 23, ठीक है। अब देखिए कंडीशन में क्या दे रखा है, बिजनेस शुड नॉट बी फॉर्म बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस। इसका मतलब बिल्कुल नया बिजनेस होना चाहिए, ऐसा हो गया। तो ये बिजनेस शुड नॉट बी फॉर्म बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस। बिजनेस शुड नॉट बी एक्वायर्ड बाय द असेसी बाय वे ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम एनी अदर पर्सन और एज ए रिजल्ट ऑफ एनी बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे ये नहीं कि किसी और पर्सन ने ट्रांसफ़र कर दिया आपको, या बोल रहा है कि बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो उस केस में आपको ऐसा बिजनेस नहीं मिलना चाहिए। देखिए ये सीधी सी बात कर रहा है कि नए एम्प्लॉय की बात कर रहा है, उस पर ही आपको डिडक्शन मिलेगी। इसलिए ये नहीं कि आप सोच रहे हो कि स्प्लिट अप कर दिया, रिकंस्ट्रक्शन कर लिया पुराने बिजनेस को, तो उसमें एम्प्लॉय भी पुराने होंगे, एम्प्लॉय कोई नए नहीं हो जाएंगे। तो इसलिए नए एम्प्लॉय की ही आपको डिडक्शन मिल रही है, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा है कि अगर कोई पुराना बिजनेस उसको रीऑर्गेनाइजेशन कर दिया, रिकंस्ट्रक्शन कर दिया, स्प्लिट अप कर दिया, तो वो केस नहीं माना जाएगा। प्रिस्क्राइब्ड ऑडिट रिपोर्ट शुड बी फर्निश अलॉन्ग विथ रिटर्न ऑफ इनकम। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट क्या होती है जिसका 30% डिडक्शन मिल रही है। कह रहा है टोटल एमोल्यूमेंट पेड टू एडिशनल एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। पिछले साल के दौरान जो नए एम्प्लॉयज अपॉइंट किए गए हैं उनको जो टोटल सैलरी पे की जा रही है। अब देखिए एमोल्यूमेंट में क्या आता है, ये जनरली अमाउंट आ जाएगा, कहाँ गया, ये रहा, ये पढ़ लेते हैं एक बार। एनी सम पेड और पेबल टू एम्प्लॉय फॉर इज एम्प्लॉयमेंट बट डज नॉट इंक्लूड कॉन्ट्रीब्यूशन पेड और पेबल बाय एम्प्लॉयर टू पीएफ, पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड, एनी अदर फंड फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय अंडर एनी लॉ। तो देखिए बोल रहा है कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहा है या कोई भी अमाउंट पे कर रहा है जैसे कमीशन, बोनस, वो सारा पार्ट आ जाएगा, लेकिन ये नहीं आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन पेड पेबल बाय एम्प्लॉयर टू पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड या किसी भी स्पेसिफिक फंड में जैसे सुपर एन्यूशन फंड होता है, ठीक है, कोई अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है उसमें, तो वो वाला पार्ट भी इसमें नहीं आएगा। एनी लमसम पेमेंट पेड और पेबल टू एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन और सुपर एन्यूशन और वॉलंटरी रिटायरमेंट। ये बोल रहा है कि जब रिटायर होता है पर्सन तो उसको ग्रेचुटी मिलती है, पेंशन मिलती है, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम का पार्ट मिलता है, तो उस केस में जो भी उसको लमसम अमाउंट मिल रहा है तो वो भी इसमें नहीं लिया
जाएगा। तो हम बोलते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर जो सैलरी का पार्ट मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, वो जनरली पूरा का पूरा टोटल एम्प्लॉयमेंट में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है कि अगर कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट निल हो सकती है कब? अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉय नहीं बढ़ते हैं तो कह रहा है देर इज नो इंक्रीज इन नंबर ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय एम्प्लॉयड ऑन लास्ट डे ऑफ प्रीसीडिंग ईयर इवन इफ न्यू एम्प्लॉयज आर एम्प्लॉयड। अब देखिए ये तो एग्जाम्पल के थ्रू आप समझोगे कि इसका मतलब क्या है। देखिए क्या होता है कि जैसे अगर 31 मार्च, मैं 19 की बात कर रहा हूँ, और आपको पता है कि 19-20 में आपने नए एम्प्लॉय लिए, तो 31 मार्च 19 को पहले से ही आपके 100 एम्प्लॉय काम कर रहे थे। 19-20 में आपने 20 एम्प्लॉयज़ नए अपॉइंट किए, तो इनकी कॉस्ट देखी जाएगी ना कि इनकी। इसका मतलब ये है। पर ये बोल रहा है कि अगर 20 आपने रखे ही नहीं तो उस केस में एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट क्या होती है? निल, और निल पे कोई 30% डिडक्शन आपको मिलेगी नहीं। फिर बोल रहा है जो भी पेमेंट किया जाता है, ये बोला पेमेंट इज मेड अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट नेट बैंकिंग। तो अगर आपने कैश से पेमेंट कर दिया तो उस केस में एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट आपको निल मानी जाएगी आपकी, और आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। इसका मतलब आप चेक से पे करो, ड्राफ्ट से पे करो, नेट बैंकिंग से पे करो, तब जाके ही आपको नए एम्प्लॉय की जो एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट है उसकी डिडक्शन मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तो कैश में पेमेंट मत करो, अकाउंट पे चेक से करो, ड्राफ्ट से करो, नेट बैंकिंग से करो। ठीक है, फिर बोल रहा है इन केस ऑफ न्यू बिजनेस एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट इज इक्वल टू एमोल्यूमेंट पेड टू एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड ड्यूरिंग दैट प्रीवियस ईयर। तो अगर कोई नया बिजनेस था उस केस में आपको पता है कि सारे के सारे नए एम्प्लॉय होंगे। अगर आपने 1 अप्रैल 19 से ये नया बिजनेस स्टार्ट किया, और अभी हमारे एग्जाम्पल में क्या था कि 105 नए एम्प्लॉय रखे, तो पूरे के पूरे नए, तो उनकी पूरी की पूरी एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट ली जाएगी। लेकिन याद रखना कि ये भी कंडीशन आपको फॉलो करनी है कि एडिशनल एम्प्लॉय में कौन कौन से एम्प्लॉय लिए जाएंगे। तो देखिए क्या बोल रहा है, एम्प्लॉय हु हैज़ बीन एम्प्लॉयड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर एंड हिज एम्प्लॉयमेंट हैज़ इंक्रीज टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑन द लास्ट डे ऑफ प्रीसीडिंग ईयर बट डज नॉट इंक्लूड, तो ये नहीं आएंगे। तो जो हमारे एग्जाम्पल में 105 एम्प्लॉय है, जरूरी नहीं कि पूरे आएँ, उनमें से ये हटा दिए जाएंगे। तो बोल रहा है एम्प्लॉय हुज टोटल एमोल्यूमेंट, यानी उसकी जो सैलरी, बोनस, रेमुनरेशन, कमीशन जो भी है, अगर वो 25,000 पर मंथ से ज़्यादा है, 25,000 रुपीज़ पर मंथ से ज़्यादा है। एम्प्लॉय फॉर हुम एंटायर कॉन्ट्रीब्यूशन इज पेड बाय गवर्नमेंट अंडर द एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। देखिए बोल रहा है कि ऐसे एम्प्लॉय जिसका जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन है वो एम्प्लॉयर पे नहीं कर रहा, वो सारा का सारा गवर्नमेंट के थ्रू पे किया जा रहा है, तो एम्प्लॉयर पे नहीं कर रहा, तो उस केस में इसकी भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। फिर बोल रहा है सी एम्प्लॉय एम्प्लॉयड फॉर लेस देन 240 डेज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। तो बोल रहा है कि 240 दिन से कम के लिए। बोल रहा है अगर असेसी अपेरल मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में, कपड़ों के, फुटवियर के या लेदर प्रोडक्ट के, तो उस केस में क्या बोल दिया, एम्प्लॉय एम्प्लॉयड फॉर लेस देन 150 डेज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। तो उस केस में क्या बोल दिया कि अगर 150 डेज या उससे ज़्यादा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे लेस देन की बात कर रहा है, तो 150 डेज या उससे ज़्यादा है या 240 डेज या उससे ज़्यादा है अदर बिजनेसेस के केस में, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, हाँ एडिशनल एम्प्लॉय है। लेकिन अगर उससे कम है तो हम क्या बोलेंगे, वो एडिशनल एम्प्लॉय नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे बोल रहा है एम्प्लॉय हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन आरपीएफ, यानी जिसका हम बोल सकते हैं कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में। आपको पता है कि एम्प्लॉय को भी कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एम्प्लॉय आरपीएफ में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, तो उस एम्प्लॉय को नहीं लिया जाएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल क्वेश्चन दे रखा है, उसके थ्रू कवर करेंगे तो ज़्यादा अच्छे ढंग से आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए यही बोल रहा है, मैंने बताया कि मिस्टर लोकेश उसने क्या करा, एक ऑपरेशन स्टार्ट करा मैन्युफैक्चरिंग का 1 अप्रैल 19 से फैक्ट्री में। ही एम्प्लॉयड 105 न्यू एम्प्लॉयज़, 105 नए एम्प्लॉय उसने प्रीवियस ईयर 19-20 के दौरान लगाए। अब देखिए क्या बोल रहा है, 10 एम्प्लॉयज़ हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन पीएफ बेनिफिट्स, तो आपने यही तो कवर किया, एम्प्लॉय हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन आरपीएफ, तो ये नहीं आएंगे, तो इनको हटा दो 105 में से, तो कितने बचे, 95। ठीक है, अब ये 95 न्यू एम्प्लॉय बचे क्योंकि आपने इनको हटा दिया। फिर देखिए बोला 30 एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयड फ्रॉम 1 अप्रैल 19 टू 31 मार्च 20, तो देखिए 240 दिन से ज़्यादा के लिए हैं, तो ये आ जाएंगे, ये ठीक है। तो आपको पता है कि ये नहीं आएंगे लेकिन ये आ जाएंगे। ठीक, 50 एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयड ऑन 1 मई 19 टू हुम सैलरी इज़ पेड एट ₹30,000 पर मंथ, तो देखिए सैलरी क्या है, 25,000 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 25,000 है। मैंने वैसे लेस देन का बना दिया साइन, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, टोटल एम्प्लॉयमेंट क्या है, ग्रेटर देन 25 है। तो आप देख सकते हैं कि 25 से ज़्यादा है 30 का अमाउंट, नहीं वैसे तो सही बनाया मैंने, 30,000 इज़ ग्रेटर देन 25, तो आपको पता है कि 25 से ज़्यादा है, तो उस केस में तब भी नहीं आएगा, तो ये भी नहीं आएगा। तो आपको पता है कि 95 में से ये 50 भी हटा दो,
तो यानी बच गए सिर्फ 45, और 45 में से ये 15 भी हट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं बोल रहा है 15 एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयड ऑन फर्स्ट 9/19। तो आपको पता है कि फर्स्ट 9/19 का मतलब क्या है, 240 डेज से कम के लिए एम्प्लॉयड किया गया है। करके देख लेना कैलकुलेट, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 इस तरीके से करके देख लेना। 7 मंथ अराउंड आते हैं, तो 7 मंथ को आप 30 से मल्टीप्लाई भी करोगे तो अराउंड 210 डेज होते हैं। उसमें अगर देखिए आप 31 डेज भी होते हैं, 30 डेज भी होते हैं, कैलकुलेट करके देख लेना। तो 240 से कम बन रहे हैं, तो उस केस में हम बोलेंगे इनको भी नहीं लेंगे, तो 45 में से 15 गए तो बाकी बचे 30। तो नॉर्मल कैलकुलेशन क्या है कि जो चारों जो ये केस है टोटल मिला के 105 एम्प्लॉय थे, उसमें से सिर्फ हम 30 एम्प्लॉयज़ ही कवर कर रहे हैं। अब हर एम्प्लॉय को कितने मिलते हैं, 10,000 मिलते हैं पर मंथ। 10,000 पर मंथ मिलते हैं, तो 10,000 इंटू 12 इंटू 30 ये निकला। जो भी ये निकला साल का अमाउंट उसका 30%, क्योंकि जो भी ये साल का अमाउंट निकला उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे AEC, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, याद रखना। तो देखिए सिर्फ 30 एम्प्लॉय का ले सकते हैं, 105 एम्प्लॉय का नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कंप्यूट डिडक्शन अवेलेबल टू मिस्टर ए फॉर असेसमेंट ईयर 2021 इफ सैलरी पेड टू ईच एम्प्लॉय एट ₹10,000 पर मंथ एक्सेप्ट दोज एम्प्लॉय ऑन 1 मई 2019। ठीक है, ये बोल रहा है कि अगर सैलरी पे की जाती है तो नॉर्मल 10,000 पे की जाती है, किनको छोड़ के, जो 1/5/19 को जिनको पे की गई थी। अब आपने उनको लिया ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि वो 25,000 से ज़्यादा है। अगर उनकी 20 होती फिर लेते, फिर उस केस में क्या करते आप, 10,000 इंटू 12 इंटू 30 और 20,000 इंटू 12 इंटू 50 ये करते, क्योंकि आपको पता है कि उनकी सैलरी क्या है 25,000 से कम है, तो उनको भी ले सकते थे। ठीक, तो यहाँ पे फिर देखिए ये लाइन का कोई मतलब नहीं है। ये बोल रहा है कि जो ये पर्टिकुलर फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग का काम था उससे प्रॉफिट कमाया था 475, तो इसको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि प्रॉफिट में डिडक्शन मिल जाएगी। तो 475 में से कितनी डिडक्शन मिलेगी वो निकालनी है मेन। तो देखिए 10 एम्प्लॉय की डिडक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि वो RPF में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। 30 एम्प्लॉय लगाए 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20, तो उनको मिल रही है। ठीक है, उनके लिए मिल रही है, क्योंकि वो 240 दिन से ज़्यादा के लिए एम्प्लॉयड किए गए हैं। 50 एम्प्लॉयज़ जो कि 1/5/19 को एम्प्लॉयड किए गए थे, तो आपको पता है कि 240 डेज से ज़्यादा है, लेकिन वेजेस 30,000 पर मंथ पे की जा रही है, जो कि 25 से ज़्यादा है, इसलिए नील, यानी यहाँ भी नो, यहाँ भी नो। ठीक, 15 एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयड ऑन 1/9/2019, तो उस केस में आपको पता है कि फॉर लेस देन 240 डेज, जो अराउंड 212 215 समथिंग इतने डेज ही बन रहे हैं, कैलकुलेट करके देख लेना, तो ये भी नील है। तो टोटल मिला के एडिशनल एम्प्लॉय 30 ही है। 10,000 इंटू 30 इंटू 12 करा तो 36 लाख आया। 36 लाख का 30% निकाला तो 10,80,000 आया। ठीक, तो ये डिडक्शन मिलेगी आपको। डिडक्शन कितनी मिलेगी, 10,80,000 की मिल जाएगी। अब देखिए बोला डिडक्शन इन केस ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी सेक्शन 80U। आपको पता होगा, तो मैंने शायद ये 80D या मेरे को ध्यान आ रहा है 80DD उसमें भी कवर कराया था, तो एक बार वहाँ जाके भी देख लेना। देखिए अगर आपको यहाँ डिडक्शन मिल गई तो वहाँ पर आपको नहीं मिलेगी, एक तरीके से ये पार्ट है, क्योंकि आप याद रखना कि ये एक बार ही डिडक्शन मिलेगी। क्योंकि देखो एक स्टैंडर्ड डिडक्शन का अमाउंट मैंने बताया था। देखिए बोल रहा रेसिडेंट इंडिविजुअल हु इज सर्टिफाइड बाय मेडिकल अथॉरिटी टू बी पर्सन विद डिसेबिलिटी एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। तो मैंने आपको बताया था कि एटलीस्ट 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए, तो उस केस में आपको 75,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। ये एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ये भी मैंने आपको बताया था। आप देख सकते हो कि अगर आपका जो खर्चा हुआ है वो 15 का हुआ है, 20 का हुआ है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रही है वो 75,000 की मिल रही है। ठीक है, रेसिडेंट इंडिविजुअल हु इज सर्टिफाइड बाय मेडिकल अथॉरिटी टू बी पर्सन विद डिसेबिलिटी एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, तो उसको 75,000 की मिल जाएगी। लेकिन अगर सेवियर डिसेबिलिटी है, मतलब ओवर 80% है, तो उस केस में कितनी मिलेगी, 1,25,000 की मिल जाएगी। अब आपको पता है कि मैंने कौन सी डिसेबिलिटी की बात की थी, तो जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है वो रूल 11 समथिंग इसमें बताया था मैंने, कि ब्लाइंडनेस का पार्ट हो गया, लो विजन का पार्ट हो गया, हियरिंग इम्पेयरमेंट हो गया, सुनने की क्षमता कम है, मेंटल रिटार्डनेस हो गया, ठीक है, मेंटल इलनेस हो गया, लेप्रोसी हो गया, लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो गया, वो सारा पार्ट इसमें आ जाता है, याद रखना। तो अगर 80% या उससे ज़्यादा की डिसेबिलिटी है तो उसे सेवर डिसेबिलिटी की कैटेगरी में लाया जाएगा और 125 की डिडक्शन मिल जाएगी। असेसी शैल फर्निश ए कॉपी ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट अलॉन्ग विथ रिटर्न ऑफ इनकम। तो ये अपना सारा पार्ट खत्म हो गया। अब देखिए मैंने जैसे 80 आपने सुना होगा 80IA, ठीक है, 80I समथिंग ये भी होती है, 80IB भी होती है, 80 मेरे हिसाब से आई नहीं होती, 80IA होती है, 80IAC भी होती है आपकी,
ATI-B भी होती है, इस तरीके से आपने देखा होगा ATI-C, ATI-D, इस तरीके से अलग अलग क्या आती है और डिडक्शन आती है। लेकिन वो देखिए बहुत ज़्यादा टिपिकल, बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो मुझे लगेगा तो मैं कवर करा दूंगा कि जैसे ही मेरा टैक्स का पूरा कोर्स खत्म हो गया या पूरी यूनिट्स खत्म हो गई उसके बाद मैं अलग से इसको ले लूँगा। क्योंकि देखिए MCQs में एक दो बार ही आया है, तो आपको उनके ऊपर ऊपर के नाम याद रखने पड़ेंगे। तो मैंने मोस्टली सारी कवर करा दी, ये कवर नहीं कराई। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि MCQ जब कराऊंगा तो उसके साथ आपको इनके नाम या जनरली बता दूंगा, लेकिन ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। जब टाइम मिलेगा इसका तो इसको अलग से सेपरेटली कवर कर दूंगा, क्योंकि इसके लिए मुझे फालतू में 2 या 3 वीडियो अलग से बनानी पड़ेगी और इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि आपको बस ऊपर ऊपर के नाम याद रखने पड़ेंगे। तो आई होप आपको सारा पार्ट समझ में आया होगा, जितने भी मैंने डिडक्शन का पार्ट बताया। अब इसके बाद हम लेंगे इसके MCQs। ठीक है, एग्जेम्प्टेड इनकम के नहीं लिए, क्योंकि आपको पता है कि वो हर वीडियोस में एग्जेम्प्टेड इनकम का कहीं ना कहीं पार्ट आ जाता है, तो वो कहीं ना कहीं कवर कर लिया। जैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, सैलरी में आपको पता है एग्जेम्प्टेड इनकम का पार्ट हो गया, PGBP में हो गया, तो उनके क्वेश्चन के साथ कवर कर लिया। तो उसके मैंने एग्जेम्प्टेड इनकम के सेपरेटली क्वेश्चन नहीं लिए, लेकिन ये डिडक्शन है, इसके मैं सेपरेट क्वेश्चन कवर करूँगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।